दोस्तों, वे टू लर्न में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करते हैं भारत की विदेश नीति की। भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार क्या है, भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, और भारत के विदेश नीति की वर्तमान में प्रवृत्ति क्या है, और यह भारत के विदेश नीति में वर्तमान में क्या क्या परिवर्तन आए हैं, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं आपके तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसे लाइक करें, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप लोग शेयर कीजिए, ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, तो हम लोग आज चर्चा करते हैं भारत की विदेश नीति। भारत की विदेश नीति आगे परिभाषित कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग परिभाषा देखते हैं। किसी भी देश या कोई भी देश अपने राष्ट्रीय हित को देखते हुए दूसरे देशों से या दूसरे कंट्री से जो संबंध बनाता है, उसी को हम विदेश नीति कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। विदेश नीति के मुख्य आधार भारत का क्या है? विश्व शांति, धर्मनिरपेक्षता, सहिष्णुता, भाईचारा, सह अस्तित्व, विधि का शासन, लोकतांत्रिक मूल्य, इसी सब पे भारत का विदेश नीति टिका हुआ है। यह मुख्य आधार हम बोल सकते हैं। ठीक है, भारत किस चीज को नकारता है, यानी विदेश नीति में किस चीज को स्वीकार नहीं करता है, तो है उपनिवेशवाद, अलगाववाद, नस्ल भेद, आतंकवाद, नस्लवाद, ठीक है, सांप्रदायिकता, ये सब को भारत नकारता है। यानी विदेश नीति में, अपने विदेश नीति में स्थान भारत नहीं देता है। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, विदेश नीति को प्रभावित करने वाला क्या क्या भारत का कारक है। सबसे पहला तो देखेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति। भारत की भौगोलिक स्थिति आप लोग देखिएगा कि हिंद महासागर के बिल्कुल शीर्ष पे भारत की भौगोलिक स्थिति है, इसलिए सामरिक दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण हो जाता है। एवं भारत के निकट अवस्थित राष्ट्रों को निम्न भागों में बांट करके विदेश नीति का निर्धारण भारत करता है। पहला देखेंगे आर्क ऑफ एनर्जी। ठीक है, आर्क ऑफ एनर्जी का मतलब है ऊर्जा के संसाधन का घेरा। जो भारत ऊर्जा के संसाधन का घेरा है, उस पे फोकस करता है। ऐसे देश जहां से भारत अपनी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करता है, जैसे कुवैत हो गया, ईरान हो गया, सऊदी अरब हो गया, इत्यादि जो भी कंट्री है, वहां से अपने ऊर्जा की जो भी जरूरत है वो भारत पूरा करता है। सेकेंड हो गया आर्क ऑफ ग्रोथ है। ठीक है, आर्क ऑफ ग्रोथ यानी अधिक विकास करने वाले देशों पे फोकस भारत का है। जो भी इसके पड़ोसी या नेबर कंट्री जो अधिक विकास कर रहे हैं, उस पे फोकस है इसका। पूर्व के देश जहां की अर्थव्यवस्था तीव्र गति से बढ़ रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आर्क ऑफ अनस्टेबिलिटी। आर्क ऑफ अनस्टेबिलिटी यानी अस्थिर राष्ट्रों का घेरा। अस्थिर राष्ट्रों का घेरा से विदेश नीति बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। आप देख रहे होंगे पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान इत्यादि कंट्री अस्थिरता पैदा करने का प्रयास भारत में करते रहते हैं, तो ये सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। जैसे ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सुरक्षा। पहला होगा भारत की भौगोलिक स्थिति प्रभावित कर रहा है भारत की विदेश नीति को। नेक्स्ट देखिएगा सुरक्षा। सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा, 7500 किलोमीटर भारत के जलीय सीमा है। वहीं आप देखिएगा 1500 किलोमीटर स्थलीय सीमा है भारत के। ठीक है, और भारत के साथ कोरस बाउंड्री भी जुड़ा हुआ है। कोरस बाउंड्री आपका नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ, भूटान एवं म्यांमार के साथ है, जो भारत की विदेश नीति को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, और ये सुरक्षा के दृष्टि से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो आप लोग देखिए कोरस बाउंड्री हम समझते हैं। कोरस बाउंड्री कहते किसको है? कोरस बाउंड्री वैसा बाउंड्री को कहते हैं जहां से बेरोक टोक और बिना
वीजा और पासपोर्ट के हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आसानी से आवागमन कर सकते हैं, उसे हम पोरस बाउंड्री कहते हैं, जहां वीजा और पासपोर्ट नहीं लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका सुरक्षा, मानव सुरक्षा पे भी भारत का फोकस रहता है। विदेश नीति प्रभावित करता है। जैसे प्रवासी भारतीय हो गए, भारत के लोग विदेश में काम करने वाले या विदेश के लोग भारत में काम करने वाले, उनकी भी सुरक्षा जिम्मेदारी है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे ऊर्जा सुरक्षा। ऊर्जा उत्पादक देशों के साथ संबंध बन, ठीक है, ये भी भारत के विदेश नीति का फोकस है या प्रभावित करते हैं। जैसे सौर अंतरराष्ट्रीय अलायंस का भी गठन किया गया है। सौर अंतरराष्ट्रीय अलायंस का देखे होंगे मुख्यालय आपका गुड़गांव इंडिया में भी ही है। ठीक है, तो सौर अंतरराष्ट्रीय अलायंस का ये सब भारत के विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कारक हैं। खाद्य सुरक्षा, भारत एक बड़ी आबादी वाला देश है और बड़ी आबादी वाला को खास सुरक्षा प्रदान करना भी एक महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे इसी के आगे आबादी वाला देश हो गया WTO, FAO इत्यादि का गठन किया गया है विश्व में, ताकि जो भी आपातकालीन स्थिति में यहाँ खाद्य उपलब्ध करवाया जा सके या उसकी जो है देश वहां प्रभावित नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग आर्थिक विकास क्षेत्र। आर्थिक विकास या क्षेत्र जो भी है वो भारत के विदेश नीति को प्रभावित करता है। जैसे व्यापार, विदेशी निवेश आदि को ध्यान में रखकर भारत की विदेश नीति बनाया जाता है। वर्तमान में कोई भी देश अपनी संरक्षणवादी नीति को अपनाता है, अपने हित में ही कोई भी नीति को अपनाता है। आप देखे होंगे 2019 में ही अमेरिका और चाइना में और इंडिया में ट्रेड वार छिड़ गया था। तो अपने जो भी हैं वस्तु बनाता है वो अपने संरक्षण में यानी कर करके संरक्षणवादी नीति को अपनाते हुए ही दूसरे देश से व्यापार करता है। ठीक है, आर्थिक नीति विदेश नीति की धुरी बनते जा रही है वर्तमान समय में। ठीक है, अपने टॉप पावर होने के लिए अभी वर्तमान समय में ही देखिएगा कि ये जो वैश्विक महामारी गुजर रहा है, एक तरह से हम कह सकते हैं चाइना सुपर पावर बनने के लिए ही जहां तक न्यूज पे चलाया जा रहा है ये महामारी जानबूझकर फैलाया है। ठीक है, तो आर्थिक नीति विदेश नीति की धुरी बनते, आर्थिक पावर यानी सुपर पावर बनने के लिए दुनिया कुछ भी करने के लिए तैयार है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग रक्षा या सामरिक रणनीति। जिस देश से सस्ती रक्षा सामग्री मिलती है वहां से संबंध कायम कर लेती है। ठीक है, भारत का पहले देखिएगा, भारत USA से टिका हुआ था और रक्षा सामग्री मैक्सिमम USA से खरीदता था और रशियन कंट्री से खरीदता था, जो अब वर्तमान में USA और फ्रांस और इजराइल पे टिक गया है। रशियन कंट्री से मात्र 60% फिर भी अभी भी आयात होता है जो भी रक्षा सामग्री होता है। ठीक है, क्योंकि मजबूरी है, जो भी पहले रक्षा सामग्री जो है रशियन कंट्री से मंगा लिया गया है और उसका जो पुर्जा होता है यानी पार्ट होता है वो अभी भी रशिया कंट्री से ही मंगाया जाता है। तो अभी भी जो भी रक्षा सामग्री वहां से जो भी आयात किया जाता है उसके 60% अभी भी रशियन कंट्री से ही मंगाया जाता है। तो ये आपके विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कारक हो गए भारत के। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे भारत के विदेश नीति की वर्तमान प्रवृत्ति क्या है या क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। ठीक है, सब आप देखिएगा भारत की विदेश नीति को हम दो भागों में बांट दिए हैं। एक शीतकाल में देखिएगा आप लोग 1947 से 1990 ईस्वी के काल तक के शीतकाल कहा जाता है। एक नेक्स्ट शीतकालोत्तर यानी 1990 से अब तक के काल को शीतकालोत्तर यानी शीतकाल के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देखे होंगे शीतकाल का समय काउंट किया जाता है, क्योंकि सभी देश अपने अपने जो भी रक्षा सामग्री थे उनकी जमा करने के लिए होड़ जमा हो गया। कोई युद्ध नहीं हुआ,
फिर भी उसी को शीतकालोत्तर काल कहते हैं। ठीक है, तो शीतकाल देखिएगा, शीतकाल को भी दो भागों में बांट करके देखा जा सकता है, एक नेहरू काल और नेहरू के बाद का काल। ठीक है, नेहरू का काल हो गया आपका 1947 से 1962 और नेहरू के पश्चात का काल 1962 से 1990। नेहरू के काल में देखिएगा, नेहरू आदर्शवाद की बात करते हैं, उपनिवेशवाद और नस्लवाद को त्यागते हैं। नेहरू उपनिवेशवाद और नस्लवाद को वो त्यागते हैं, यानी उपनिवेशवाद और नस्लवाद को त्याग करके ही विदेश नीति पे फोकस करते हैं। आप देखिएगा, विश्व शांति की स्थापना करने के लिए नेहरू, टिट्टो और नासिर ने, ठीक है, नेहरू, टिट्टो और नासिर ने तीनों मिलकर के गुट निरपेक्ष का गठन किया। ठीक है, नेहरू, टिट्टो, नासिर तीनों मिलकर के गुट निरपेक्ष का गठन किया। यही गुट निरपेक्ष है। गुट निरपेक्ष का पालन करते हुए भारत ने चीन के साथ एक समझौता किया। ठीक है, ये समझौता था एक दूसरे के प्रादेशिक अखंडता तथा स्वतंत्रता का परस्पर सम्मान करना, एक दूसरे पर आक्रमण न करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। यही जब चीन और समझौता किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, समानता के साथ एक दूसरे को लाभ पहुंचाना और नेक्स्ट शांतिपूर्ण सह अस्तित्व कायम करना। फिर भी आप देखिएगा 1962 में भारत और चाइना में युद्ध हुआ। नेक्स्ट देखिएगा 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। तो ये सब को देखते हुए भारत ने अपने विदेश नीति में परिवर्तन किया और वही काल जब आदर्शवाद, नेहरू का काल आदर्शवाद कहलाता है, तो चाइना के साथ 1962 में युद्ध होने के बाद और इसके बाद यथार्थवाद पे टिक गया। ठीक है, भारत की विदेश नीति यथार्थवाद यानी अपने आर्थिक हित पे ध्यान दिया जाने लगा। भारत में अपने आर्थिक हित पे ध्यान रखते हुए अब देखिएगा पंचवर्षीय योजना में भी विशेष करके कृषि पर फोकस किया जाने लगा, क्योंकि यथार्थवाद में वही होती है, अपने हित में पहले वो ध्यान दे और अपने जहां पे सामरिक या कृषि पे ज्यादा जोर दे, ताकि भारत एक कृषि प्रधान देश भी है। ठीक है, 1966 ईस्वी में ताशकंद समझौता हुआ। 1971 ईस्वी में रूस के साथ मैत्री संबंध हुआ। ठीक है, 1974 ईस्वी में परमाणु परीक्षण किया गया, यानी भारत भी अपने सामरिक और सैन्य शक्ति मजबूत करने लगा, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान के साथ युद्ध होने के बाद भारत भी समझ गया कि अपने जब तक यथार्थवाद नहीं बनेंगे विदेश नीति का सही से पालन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे हम अब शीतकालोत्तर यानी 1990 से अब तक भारत की विदेश नीति क्या रही है। 1990 से अब तक को भी दो भागों में हम बांट करके देख सकते हैं। पहला भूमंडलीकरण का दशक 1990 से 2000 ईस्वी तक के बीच का दशक को भूमंडलीकरण के दशक कहते हैं। वहीं नेक्स्ट को हम देख सकते हैं भूमंडलीकरण के बाद के दशक। इसी में आपका वर्तमान सरकार यानी मोदी सरकार की विदेश नीति भी आ जाएगा भूमंडलीकरण के बाद का। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं भूमंडलीकरण का पहला दशक जो 1990 से 2000 तक हुआ था। 80 के दशक में घटित 3 अंतरराष्ट्रीय घटनाएं हुई जो भारत के विदेश नीति को सबसे ज्यादा प्रभावित किया, जो था जर्मनी का एकीकरण, सोवियत संघ का विघटन हुआ, इराक पर अमेरिका का हमला हुआ, जो भारत के विदेश नीति को ये तीनों प्रभावित किया। इसका परिणाम भी निकल करके सामने आया, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय हुआ। ठीक है, साम्यवाद का पतन हो गया। जब रसिया यानी सोवियत संघ का विघटन हुआ तो वहां साम्यवाद का पतन हो गया। वहीं एलपीजी का दौर शुरू हुआ। ठीक है, एलपीजी यानी ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू हो गया, लिबरेशन का। ठीक है, उसी समय देखिएगा 1995 में WTO का गठन होता है।
अब भारत की नीति वैश्वीकरण पूंजीवाद को ध्यान रखते हुए बनाया जाने लगा। ठीक है, अब रक्षा नीति को मजबूत करने पर भारत विचार करने लगा। वही परिणाम है कि 1998 ईस्वी में भारत परमाणु परीक्षण करता है। ठीक है, तो ये भूमंडलीकरण का पहला दशक 1999 से 2000 तक हो गया। इसी समय देखिएगा आप गुजराल डॉक्ट्रिन भी, यानी गुजराल का सिद्धांत, जो गुजराल प्रधानमंत्री भी भारत के बने थे, उनका भी सिद्धांत इसी में आएगा। गुजराल डॉक्ट्रिन भी विदेश नीति को प्रभावित किया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भूमंडलीकरण के बाद की स्थिति, यानी 2000 बाद की स्थिति भारत में क्या रही है। एक ध्रुवीय से बहुध्रुवीय विश्व में परिवर्तन होने लगा। एक ध्रुवीय टिका हुआ था, एक देश पर किसी का फोकस था, जो बहुध्रुवीय में आसियान, ब्रिक्स जैसे संस्था का गठन और लोग फोकस करने लगे। G20, जापान, इंडिया, साउथ अफ्रीका, जो भी था, स्थानीय जो भी संगठन थे, ठीक है, स्थानीय संगठन के साथ अब शक्तिशाली देश भी जुड़ना चाह रहे थे, क्योंकि सभी देश, जो भी शक्तिशाली देश थे, वो अब समझ गए कि जब तक स्थानीय और लोकल संस्था से नहीं जुड़ा जाएगा, किसी भी देश का हित नहीं हो सकता है। क्योंकि मार्केट तभी बन सकता है जब हम लोकल संस्था के साथ जुड़ेंगे और कहीं बाहर अपने सामान को बेचेंगे, तभी जाकर के अपने देश की सामरिक स्थिति को मजबूत किया जा सकता है। भारत का उद्देश्य भूमंडलीकरण के बाद का हम देखेंगे। सबसे पहला तो देखेंगे मल्टीपर्पस पे भारत ध्यान देने लगा, जैसे मानव ऊर्जा, सीमा, ठीक है, साधन, समस्या। क्या फिर समस्या क्या मल्टीपर्पस का हो गया? आपका इंटरनेट और आतंकवाद भी यहाँ पे पनपने लगे। इंटरनेट से अधिक साइबर क्राइम बढ़ गया। ठीक है, साइबर में अभी भी देख रहे हो हैकिंग वगैरह का ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। कहीं कहीं साइट ही हैंग कर करके आतंकवादी इसका फायदा उठाने लगे। ठीक है, तो ये मल्टीपर्पस हो गया। नेक्स्ट देखेंगे विदेश नीति में परिवर्तन या परिवृत्ति। ठीक है, विदेश नीति में परिवर्तन कैसे हुआ? अब नेवर फर्स्ट पॉलिसी पर ध्यान दिया जाने लगा। जो भी कंट्री है, नेवर फर्स्ट पॉलिसी। पहले क्या था, यानी 1990 से 2000 के दशक में, या 2000 से 2014, या वर्तमान जो भारत सरकार, यानी वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इनके पहले का लुक ईस्ट पॉलिसी में काउंट होता है। लुक ईस्ट पॉलिसी में होता है आर्थिक पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, उसमें लुक ईस्ट पॉलिसी यानी अपने जो भी ईस्ट, भारत के ईस्ट में जो भी पड़ोसी देश हैं, उन पे जो भी सामरिक दृष्टि से धनी हैं या जो भी विकास कर रहे हैं, उन पे ध्यान था भारत का फोकस करने का। तो उनके आर्थिक समृद्धि को ध्यान में रखते हुए फिर 2014 के बाद जब मोदी सरकार 2014 में मोदी सरकार का सरकार बनी, तो एक लुक ईस्ट पॉलिसी से एक ईस्ट पॉलिसी पे ध्यान दिया जाने लगा। एक ईस्ट पॉलिसी में ही आपका था आर्थिक और सामरिक दोनों पे फोकस किया जाने लगा। आर्थिक और सामरिक दोनों पे लुक एक इस पॉलिसी में। ठीक है, एक इसी का परिणाम आप देखिएगा मोदी सरकार का एक इस पॉलिसी में जो 2014 में गठन हुआ था, अपने विदेशी सार्क का जो भी सदस्य थे उनको बुलाया गया था अपने शपथ ग्रहण समारोह में। 2019 में जब दोबारा मोदी सरकार का गठन हुआ, तो 2019 में भी अपने लुक एक इस पॉलिसी के तहत ही सबसे पहली विदेश यात्रा मालदीव का ही मोदी सरकार ने की। तो ये एक इस पॉलिसी के माध्यम से ही भारत के विदेश नीति को सुदृढ़ किया जा सकता है। तो 2019 में भी सरकार के गठन के बाद सबसे पहला विदेश
यात्रा मोदी सरकार का मालदीव, यानी इससे कहा जा सकता है कि वर्तमान सरकार अपने पड़ोसी देशों को ध्यान में रखते हुए अपने विदेश नीति पे फोकस किया है और उसी पे अपना काम कर रहा है। ठीक है, बिमस्टेक पर भारत का फोकस है। नेक्स्ट देखिएगा स्मार्ट पावर। वर्तमान सरकार का स्मार्ट पावर पे भी बहुत ज्यादा ध्यान है। स्मार्ट पावर यानी इसमें सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर दोनों काउंट हो जाते हैं। सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर यानी अपने कूटनीतिक माध्यम से भी भारत विदेश नीति को साधता है और युद्ध के माध्यम से भी। आप देखिएगा कूटनीतिक माध्यम से जैसे जोगा वगैरह हो गया, सॉफ्ट पॉलिसी को ला करके अपने कूटनीतिक माध्यम से, वही युद्ध में जैसे डोकलाम वगैरह सुने होंगे, एयर स्ट्राइक देख रहे होंगे। ये युद्ध के माध्यम से किसी भी विदेशी या किसी भी राष्ट्र से भारत अपने ऐसा सशक्त हो गया है, किसी भी राष्ट्र दबने वाला नहीं है और अपना हित किसी के विदेशी के हित के चंगुल में नहीं फंसने देगा। ठीक है, इसी में देखिएगा नेपाल के साथ यूएसए के साथ कूटनीतिक समझौता करता है, फिर बीटीआईए के साथ दवा व्यापार करता है। ठीक है, बीटीआई के साथ दवा व्यापार करता है। ये सब चीज यहाँ पे फोकस बीटीआईए यानी ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट करता है ये। ठीक है, तो ये सब दवा व्यापार करता है। जीएसपी पर लगा प्रतिबंध हटाया जाता है यूएसए के द्वारा भारत से। फिर 5 जून 2019 को यूएसए हटा लिया है। यही जीएसपी पे जो प्रतिबंध लगाया था वो यूएसए हटा लेता है। ठीक है, अब हार्ड पावर भारत के हम लोग देखते हैं, जैसे पठानकोट, पुलवामा इत्यादि पर जो हमला होता है उसी को सर्जिकल स्ट्राइक एवं एयर स्ट्राइक द्वारा वर्तमान सरकार ने पुरजोर विरोध करता है और उसका जवाब देते हैं। ठीक है, बीआईटीए को खारिज करता है भारत। ठीक है, तो ये सब भारत के विदेश नीति का महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सांस्कृतिक कूटनीति। सांस्कृतिक कूटनीति हम लोग देखेंगे। ठीक है, सांस्कृतिक कूटनीति में के माध्यम से भी यहाँ पे विदेश नीति को प्रभावित कर सकते हैं या विदेश नीति को अच्छा बना सकते हैं। जैसे बुद्धिस्ट सर्किट, बौद्ध सर्किट को बना करके भारत हो गया, नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया इत्यादि को जोड़ करके बुद्धिस्ट सर्किट के माध्यम से भी यहाँ पे हम वैश्विक पहचान बना सकते हैं और भारत के विदेश नीति पे एक अच्छा छाप छोड़ सकते हैं। रामायण सर्किट हो गया, योगा के माध्यम से हो गया, मौसम प्रोजेक्ट हो गया, दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ सांस्कृतिक एवं आर्थिक संबंध मजबूत करके भारत की विदेश नीति एक अच्छा बना सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे ऊर्जा। ऊर्जा के माध्यम से भारत अपने विदेश नीति को अधिक फोकस किया है। ठीक है, आप देख रहे होंगे ग्लोबल वार्मिंग के चलते पूरा विश्व गैर पारंपरिक ऊर्जा पर फोकस कर रहा है और उसी को लेकर के आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक एलायंस बना है, सौर एलायंस बना है। तो अंतरराष्ट्रीय सौर एलायंस बना है। ठीक है, ये ऊर्जा कूटनीति के माध्यम से, ऊर्जा विदेश नीति के माध्यम से जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण पूरे विश्व फोकस कर रहा है सौर पे, तो इसी का आपका गुड़गांव में मुख्यालय बनाया गया है। तो ऊर्जा के माध्यम से जैसे असैन्य परमाणु सहयोग समझौता भी 2008 में यूएसए से किया गया था और असैन्य परमाणु सहयोग जैसे जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी किया गया था। अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा एलायंस का गठन हुआ है। भारत ऊर्जा की पूर्ति के लिए अपने हितों को ध्यान में रख कर काम करता है, जैसे साउथ अफ्रीका, इराक इत्यादि को ध्यान में रख करके काम करता है। फिर हम देखेंगे रक्षा सामरिक। ठीक है, रक्षा सामरिक में हम लोग देखेंगे रक्षा सामग्री
का आयात रूस के साथ होता था, ठीक है। किंतु अभी भी देखिएगा रूस के साथ 60% रक्षा सामग्री का आयात होता है। वो मैं पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि रूस के साथ पहले बहुत ज्यादा रक्षा सामग्री मंगाया जाता था, और वो रक्षा सामग्री रूस के साथ जो मंगाया जाता था उसका अभी भी जो भी पुराने रक्षा सामग्री हो चुके हैं उनका पार्ट अभी भी रशियन में ही यानी रूस में ही मिलता है। तो वही पुराना पार्ट को रिप्लेस करने के लिए या मंगाने के लिए ही सिर्फ और सिर्फ 60% वहां से आयात होता है। किंतु अब स्थान लेने लगा यूएसए, इजराइल, फ्रांस इत्यादि भी रक्षा सामग्री वहां से मंगाया जाता है, और वो भी अब स्थान लेने लगा है, ठीक है। लास्ट में हम कह सकते हैं कोई भी राष्ट्र किसी भी राष्ट्र का न तो शाश्वत दोस्त होता है न तो शाश्वत दुश्मन होता है, बल्कि उसके सामरिक हित ही दोस्त और दुश्मन है, ठीक है। यानी विदेश नीति को सामरिक हित ही प्रभावित करते हैं। जैसा वर्तमान में आप देख रहे होंगे ये विदेश नीति यानी वर्तमान में जो सामरिक जो हित है वही प्रभावित करता है। ट्रेड वार अभी जो देख रहे होंगे अपना सामान बेचने के लिए तरह तरह के लोग हथकंडे अपना रहे हैं। तो जो सामरिक स्थिति है, सामरिक स्थिति और सामरिक हित के माध्यम से विदेश नीति को साधा जा सकता है, ठीक है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप लोग शेयर कीजिए ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके, और आप लोग बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्त। ओके, बाय बाय।